दुर्भाग्य है कि हमारी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने लोकसभा का सदस्य अगर बाहर कुछ कहता है तो राज्यसभा में उसकी चर्चा नहीं होती। Whether the comments were appropriate, whether the comments were called for at all in the first place, whether in the house or out of the house. I was expecting the honorable members to appreciate my subdued response. क्या आपको आपकी नेता को सैनिक बलों के प्रति कोई संवेदना नहीं है? कम से कम आप तो रखिए हाउस के अंदर। गरिमा बना के रखें। सोनिया गांधी को लेकर राज्यसभा में हंगामा क्यों हुआ? जुडिशरी को लेकर कांग्रेस और राज्यसभा सभापति आमने सामने क्यों आए? मैंने जो भी कहा उसे हटा देना चाहिए, खड़गे ऐसा क्यों बोले? और शीतकालीन सत्र में राज्यसभा या लोकसभा किसमें ज्यादा काम हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब आज के शो में तलाशेंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं संसद में आज। पहले चलते हैं राज्यसभा की ओर। राज्यसभा की कार्यवाही हर रोज की तरह सुबह 11 बजे शुरू हुई। कार्यवाही की शुरुआत सभा पटल पर पत्र रखने के साथ हुई। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया था, लेकिन उपसभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये नोटिस ऑर्डर में नहीं था, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद प्रमोद तिवारी ने अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर सदन में रखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्लीज सदन के बाहर ऑब्जर्व साइलेंस। सदन के बाहर जो कुछ कहा था उस पे आपकी रूलिंग है, चेयर की रूलिंग है कि जो कुछ सदन के बाहर कहा जाएगा उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने इसी सदन के प्रेमाइसेस में पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में अपनी चिंता व्यक्त की थी, जो आज देश की चिंता है कि किसी तरह से न्यायपालिका को जिस तरीके से ये सरकार प्रयास कर रही है कि न्यायपालिका न्यायपालिका को प्रभावित किया जाए, आपने जो आपत्ति व्यक्त की है वो नियमों के विरुद्ध है, परंपराओं के विरुद्ध है और सीरियस मैटर रूलिंग से इसके विरुद्ध है। ऑनरेबल तिवारी जी, प्लीज सेटल डाउन। दिस इज माय पॉइंट ऑफ ऑर्डर। दिस इज माय पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप कहेंगे सोनिया गांधी का जिक्र राज्यसभा में क्यों आया? इसके लिए हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने 21 दिसंबर को कहा था कि सरकार न्यायिक सुधार के बहाने न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी के बयान पर जगदीप धनखड़ ने बिना उनका नाम लिए आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह बयान गलत है और बताता है कि सोनिया गांधी का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। यह बयान इतना गंभीर है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रमोद तिवारी के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी मामले पर अपनी बात रखी। अगर मैं कभी पब्लिक भाषण में कुछ कहता हूँ या मेरे पार्टी के ऑफिस में कुछ कहता हूँ, कैन द चेयरमैन or anybody can take the cognizance of it? Therefore, there are several rulings he quoted, and they are against this procedure. Therefore, sir, whatever is said here, that should be removed, that should be withdrawn, and I humbly request you, kindly expunge it, and it is not good in the interest of democracy. And this will become a precedent. Tomorrow I will speak something in Bangalore. If you comment, our chair comments, that is very bad. Therefore I request you, sir, kindly expunge that and create a new precedent that whatever is spoken outside, it should not be taken. And a member who is of other house, about him you should not comment. नेता प्रतिपक्ष खड़गे का जवाब दिया नेता सदन पीयूष गोयल ने। I wish the leader of the house would also reflect that a very high constitutional authority, a person who represents the entire country, a person who has been duly elected by the members of both houses of parliament, holds the very august chair and is the Honorable Vice President of India. It is very unfortunate that the Honorable Member of Parliament, even though she may be from the other house, has chosen to cast aspersions on this very high office. And therefore it was a very, very appropriate
that a response was given. It is our bounden duty of the entire House to maintain the dignity of the chair, to maintain the dignity of the high esteemed office, constitutional office that is held by you, sir. And therefore, I would urge the leader of the opposition to reflect whether the comments were in good taste, whether the comments were appropriate, whether the comments were called for at all in the first place, whether in the House or out of the House. I think it is for all of us also to reflect high constitutional authorities have to be respected. नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष को सुनने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने अपनी बात भी रखी। This office cannot be allowed to be dragged on partisan stance. I cannot be unlisted. I assure the leader of the opposition, I cannot be unlisted. Please take your seat, Mr. Tanka. I cannot be unlisted either by them or by you to delegitimize judiciary. I suffered the allegation that I was part of a system to delegitimize judiciary, which means sounding a death knell of democracy. Once again, please. I was expecting the honorable members to appreciate my subdued response. अब बारी थी बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिंह राव की। जीवीएल ने इस दौरान सुरक्षा बलों के लिए वोटिंग का मुद्दा उठाया। यदि कोई संवेदनशीलता है सैनिक बलों के प्रति, मैं इनको आग्रह करता हूं ये प्रस्ताव को सुने। सर, देश के 14 लाख से ज्यादा हमारे सैनिक बलों की संख्या है, वो देश की रक्षा करते हैं। हम सब उनके प्रति गौरव भाव रखते हैं, धन्यवाद देते हैं और सम्मान करते हैं। पर लेकिन उनके सैनिक बलों की पार्टिसिपेशन, ये बहुत ही गंभीर विषय है। क्या आपकी नेता को सैनिक बलों के प्रति कोई संवेदना नहीं है? कम से कम आप तो रखिए हाउस के अंदर। आपकी नेता आर्म फोर्सेस को अपमान करते हैं, उनके मनोबल पर वार करते हैं। कम से कम इस प्रस्ताव को तो सुनिए। ये हमारे सैनिक बलों को वोट करने का जो अधिकार है, 2016 में इलेक्शन कमीशन ने एक निबंधन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी सैनिक बलों को पीस स्टेशंस में जनरल वोटर्स के तहत रजिस्टर होने का एक प्रावधान बनाया था। और ये बड़ा हमारे सरकार के रहते हुए माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संभव हुआ। जो 50 वर्ष से जो सैनिक बलों के लिए यह प्रावधान नहीं था, मोदी जी के सरकार के कार्यकाल में यह संभव हुआ है। मेरा आग्रह है सरकार से और इलेक्शन कमीशन से, उन सभी को जनरल वोटर्स रजिस्टर करने के लिए प्रावधान के बारे में उनको जानकारी दें और ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर होने के लिए और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे सैनिक बलों को पूरी तरह अवसर प्राप्त करें। जीवीएल बोल ही रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में इस सत्र में हुए कामकाज का ब्यौरा दिया। 13 sittings, functional time 64 hours and 50 minutes against the total scheduled time of 63 hours and 26 minutes. Productivity 102%. (82) starred questions answered. Response to 1920 unstarred questions tabled. 9 bills passed returned after 20-hour discussion with 160 members participation. ब्यौरे के बाद सामूहिक रूप से वंदे मातरम हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो इसके साथ राज्यसभा का ये सत्र खत्म हुआ। अब आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही की तरफ। लोकसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई। कार्यवाही के शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ने इस सत्र के कामकाज का ब्यौरा दिया।
इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। अब हम 7वीं लोकसभा के 10वें सत्र की समाप्ति पर आ गए हैं। यह सत्र 7 दिसंबर 2022 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई, जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली है। सभा के चालू सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97% रही है। सत्र के आरंभ में सदन के एक नए माननीय सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 को सदस्यता की शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच, वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों डिमांड फॉर एक्सचेंज पर 10 घंटे 53 मिनट तक चर्चा चली। वर्तमान सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संविधान संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश पांचवा संशोधन विधेयक 2022 और समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022। सभा में माननीय सदस्यों ने अविलंब लिए लोक महत्व के 374 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 298 मामले सदन के समक्ष उठाए तथा पटल पर रखे। लोकसभा की स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान 56 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके बाद सदन में सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया और सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। जी हाँ, खेल खत्म। यही हुआ आज की लोकसभा में। सदन शुरू हुआ, स्पीकर बोले, राष्ट्रगान हुआ और टाटा बाय बाय। वो भी पहले से बने प्लान से 1 हफ्ता पहले। माना जा रहा था कि ये सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। चलिए फिर इस सत्र के खात्मे के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं। इस सत्र की बात करें तो इसमें दोनों सदनों की 13 बैठकें हुई। होनी 17 थी। पूरी होती तो हम भी 4 और दिन मिलते और आपके हमारे हिस्से की कुछ और बातें सदन में होती हैं, जरूरी बातें, मगर ऐसा नहीं हुआ। जितने दिन कार्यवाही चली उसमें भी खूब हंगामा हुआ, काम भी हुआ, कई बिल भी पास हुए, मगर जितना उम्मीद थी उतना नहीं। जो भी हुआ हमने आपको बताया। हमारे साथी अंशुल और हिमांशु आपको संसद का पूरा हाल ऐसे ही बताते रहे, आगे बताते रहेंगे। अगले सत्र में हम फिर लौटेंगे सभी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।